नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इस YouTube चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। हम बात कर रहे थे लोअर इनवर्टिब्रेट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में लागू किया हुआ है। तो इसमें हम जंतु वर्गीकरण के प्रमुख सिद्धांत और उसके बाद में प्रमुख जो आधार हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जंतु वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, कौन कौन से कुंजी लक्षणों को आधार मानकर जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है, इसमें जो सारी जो बातें हैं उसकी चर्चा मैं अपने पूर्व के व्याख्यान में कर चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हुए जंतुओं के वर्गीकरण के दौरान जितने फाइलम बनाए गए हैं, जितने संघ बनाए गए हैं, उन सभी फाइलम की हम बारी बारी से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके प्रमुख लक्षणों की चर्चा करेंगे। उसके बाद में उसके वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। वर्गीकरण के दौरान इस फाइलम को कितने क्लासेज में बांटा गया है, फिर उसमें कितने गण बनाए गए हैं, उन पर जो प्रत्येक वर्ग के प्रमुख कौन कौन से विभेदात्मक लक्षण हैं उसकी हम बात करेंगे। तो हम आपके जो सिलेबस में जो वर्गीकरण की रूपरेखा है उसमें ऑर्डर लेवल तक वर्गीकरण दिया गया है, गण स्तर तक वर्गीकरण आपको याद करना है। लेकिन कई फाइलम इतने ऐसे बड़े हैं जिसमें गण स्तर तक उनको याद करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपके सामने आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बना के लाऊंगा, आपको वही याद रखने होंगे, उससे ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फाइलम प्रोटोजोआ, संघ प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ एक जंतु जगत का एकोशिकीय यूकेरियोटिक प्राणियों का समूह है। प्रोटोजोआ जो शब्द है इसका तात्पर्य है, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटोस प्लस जून। प्रोटोस का अर्थ होता है फर्स्ट, जून का मतलब होता है एनिमल, यानी ये फर्स्ट एनिमल है, प्रथम प्राणी है। तो जंतु जगत में अगर हम देखें तो सबसे सरलतम संरचना वाले जो प्राणी हैं वो प्रोटोजोआ फाइलम में आते हैं। इसमें समस्त एककोशिकीय यूकेरियोटिक जो जीव हैं उनको शामिल किया गया है, प्राणियों को शामिल किया गया है। इनका शरीर एक कोशिका से बना होता है और कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, अर्थात केंद्रक जो है वो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। दोहरी झिल्ली वाले लगभग सभी कोशिकांग जो हैं इन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये सबसे सरलतम संरचना वाले प्राणियों का समूह है। इस संघ की स्थापना गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने की थी और इस फाइलम में लगभग 50,000 जो जातियां हैं वो विद्यमान हैं। 50,000 जातियां अब तक इस फाइलम में खोजी जा चुकी हैं। इस संघ के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक कोशिकीय ससीम केंद्र की यानी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक कोशिकाओं वाले प्राणियों का समूह है, यानी इनका शरीर है वो एक कोशिका से निर्मित होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। और जो कोशिका है वो ससीम केंद्र की यूकेरियोटिक टाइप की होती है। आपको पता है कि दो प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आदि रखे जाते हैं, उसमें सुस्पष्ट केंद्र का भाव होता है, अर्थात जो केंद्र के जो आनुवांशिक पदार्थ है जो सामान्यतः डीएनए होता है, उस डीएनए के बाहर किसी प्रकार की केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्विजालिका, क्लोरोप्लास्ट या गोल्जिका जैसी संरचना भी इन कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। तो एक प्रकार की प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है, उस यूकेरियोटिक कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए होता है, उस डीएनए जो है वो गुणसूत्रों के रूप में उपस्थित होता है और उसके बाहर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रिका भी जो है न्यूक्लियोलस भी इसमें उपस्थित होती है। और कोशिका द्रव्य में सभी प्रकार के कोशिकांग जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो कोशिका है वो यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। यूकेरियोटिक कोशिका भी दो प्रकार की होती है, एक प्लांट सेल होती है, दूसरी एनिमल सेल होती है। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसके अलावा भी कुछ और डिफरेंस होते हैं जिसकी हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। तो प्रोटोजोआ के सदस्य जो हैं वो एक एनिमल सेल टाइप होते हैं, यूकेरियोटिक एनिमल सेल होती है। हालांकि इसके कुछ सदस्य जो हैं, जैसे यूग्लिना है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो वो एक अपवाद स्वरूप इसमें हो सकते हैं। बाकी समस्त जो प्रोटोजोन हैं वो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक एनिमल सेल होती हैं। अधिकांश सदस्य इनके एकल होते हैं, सोलिटरी होते हैं, लेकिन कुछ सदस्य जो हैं वो कॉलोनियल या निवयी हो सकते हैं, जैसे वोल्वॉक्स। यानी प्रोटोजोआ संघ के जो सभी प्राणी हैं वो एक एकल जीव के रूप में ये रहते हैं। एक सिंगल कोशिका है वही अपना संपूर्ण जो जैविक प्रक्रम है उस सिंगल कोशिका में संपन्न होता है। लेकिन कुछ जो सदस्य हैं
वो एक बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं वो एक स्थान पे इकट्ठी रह सकती हैं। तो इस प्रकार की अगर व्यवस्था पाई जाती है तो उसको ऐसा प्राणी निवाही या कॉलोनियल कहलाता है। हालांकि इस प्रकार के जो कॉलोनी होती है उसमें प्रत्येक कोशिका अपना फंक्शन सेपरेट करती है, लेकिन जब जनन की बात होती है तो जनन के समय इसमें कोशिका विभेदन पाया जाता है। तो केवल जनन को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी जैविक प्रक्रम के दौरान इसमें कोई कोशिकीय विभेदन नहीं पाया जाता, अर्थात प्रत्येक कोशिका अपना स्वयं का पृथक रूप से अपने सारे कार्य हैं वो संपन्न कर लेती है, लेकिन जनन जो है वो कुछ विशेष कोशिकाओं में संपन्न होता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये एक कॉलोनियल या निवही प्राणी होता है। इसका प्रमुख जो उदाहरण है वो वॉलवॉक्स है। ये सूक्ष्मदर्शिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी इनका आकार काफ़ी छोटा होता है तो माइक्रोस्कोप के द्वारा इनको देखा जा सकता है। विषम पोषीय होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं, अर्थात ये अपना जो भोजन है वो स्वयं निर्मित नहीं कर सकते, भोजन के लिए इसे किसी दूसरे जंतु अथवा पादपों पर निर्भर रहना पड़ता है। यूग्लिना इसमें अपवाद है। यूग्लिना के बारे में मैंने बताया कि यूग्लिना में जो क्लोरोप्लास्ट जैसी संरचना पाई जाती है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, लेकिन जब यूग्लिना को अंधेरे में रखा जाए तो ये एक मर्तोपजीवी की भांति व्यवहार करता है। तो यूग्लिना जो है इसको पादप और जंतुओं के बीच की कनेक्टिव लिंक माना जाता है, क्योंकि इसमें कुछ लक्षण जो है वो पादप कोशिका के समान होते हैं जबकि कुछ लक्षण जंतुओं से मिलते हैं। बाकी इसके जो सभी सदस्य हैं वो विषम पोषी होते हैं। पोषण के अलग अलग जो प्रकार हैं वो इनमें पाए जाते हैं। इस प्रकार इस वर्ग के यानी इस प्रोटोजोआ फाइलम के सदस्य हैं उसमें आपस में कोई उद्विकाशीय संबंध नहीं है, अर्थात इनका कोई कॉमन अनसेस्टर नहीं है। यानी इस प्रोटोजोआ फाइलम के सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी विशाल विविधता देखने को मिलती है। कुछ सदस्य हैं जिनमें कशाभिकाएं होती हैं, कुछ में शीलिया होते हैं, कुछ में गमन अनुपस्थित होता है, कुछ सदस्य केवल अलैंगिक जनन करते हैं, कुछ में लैंगिक जनन भी होता है, कुछ में पुट्टियाँ बनती हैं। तो एक विशाल विविधता, एक ह्यूज डाइवर्सिटी इन फाइलम में देखने को मिलती है। इससे ये तय होता है कि इस प्राणियों का कोई कॉमन अंसेस्टर नहीं है। अगर उनका कोई एक सामान्य पूर्वज या कॉमन अंसेस्टर होता तो इतनी विशाल विविधता देखने को नहीं मिलती। अर्थात इन इन इस जो फाइलम है, इस फाइलम के सदस्यों की उत्पत्ति अलग अलग स्रोत से हुई है, अलग अलग स्रोतों से हुई है। यानी इनका कोई एक स्रोत नहीं है, ये बहुस्रोत उद्भवी ये मल्टी सोर्स ओरिजिनेटेड प्राणी हैं, यानी अलग अलग पूर्वजों से ऐसे प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। आगे वर्गीकरण में हम इसकी और चर्चा करेंगे, तब आपकी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन प्राणियों के मध्य किसी प्रकार का उद्विकासीय जो संबंध है वो देखने को नहीं मिलता, अर्थात इनकी जो उत्पत्ति है वो अलग अलग पूर्वजों से हुई है। और सिर्फ एक समानता यानी यूनिसेलुलर और एक एनिमल सेल और एक यूकेरियोटिक सेल होने के कारण इन सब को एक ही ग्रुप में रख दिया गया है। बाकी इनमें काफ़ी विविधताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। सममिति की अगर हम बात करें तो इसके कुछ सदस्य जो होते हैं वो असम्मित होते हैं, अर्थात उनमें किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती। जैसे अमीबा से आप भली भांति परिचित हैं। अमीबा जिसके शरीर का आकार रेगुलर या नियमित नहीं होता है, वो बदलता रहता है। तो अमीबा जैसे प्राणियों में कोई सम्मिति नहीं होती है। बाकी इनमें द्विपार्श्व सम्मिति भी देखने को मिलती है। कुछ सदस्यों में गोलीय सम्मिति पाई जाती है, जिसकी मैंने आपको बताया था। जैसे रेडियोलेरियंस जो हैं जिनका आकार गोलाकार होता है, एक गेंद या तरबूज के समान होता है, तो उनमें गोलीय सम्मिति देखने को मिलती है। कुछ सदस्यों में अरीय सम्मिति भी पाई जाती है और कुछ सदस्यों में इसमें द्विपार्श्व सम्मिति देखने को मिलती है। जैसे यूग्लिना है या पैरामीशियम है, उनमें द्विपार्श्व सम्मिति भी है, वो भी देखने को मिलती है। तो सम्मिति में ये असम्मित भी होते हैं और ये गोलीय सम्मित भी हो सकते हैं, अरीय सम्मित हो सकते हैं या फिर द्विपार्श्व सम्मित हो सकते हैं। शरीर का आकार जो है वो या तो अंडाकार होता है, एक अंडे की शेप में होता है, ओवल शेप में होता है, अंडाकार हो सकता है, या वो बिल्कुल गोलाकार हो सकते हैं, या वो लंबोत्तर हो सकते हैं, और या इनका जो शरीर है वो अनियमित होता है। जैसे यूग्लिना है, अमीबा है, जिसके शरीर का कोई नियमित आकार नहीं होता, कूटपात बनते हैं और मिट जाते हैं, इस कारण से इनके शरीर का आकार बदलता रहता है। तो आकार की अगर बात करें तो वो गोलाकार, लंबवत, अंडाकार या फिर अनियमित आकार के हो सकते हैं। इनके केंद्रक की संख्या जो है वो सामान्यतः एक होती है, लेकिन कुछ सदस्यों में दो केंद्रक भी पाए जाते हैं। जैसे पैरामीशियम की जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें दो केंद्रक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ परजीवी सदस्य हैं, उनमें दो से अधिक संख्या में भी केंद्रक हैं वो देखने को मिलते हैं। तो केंद्रक की संख्या जो है वो कोशिका में एक, दो या अनेक हो सकती है।
अगली अगर इसमें हम गमन की बात करें, लोकोमोशन की बात करें, तो ये गमन इनमें अनुपस्थित हो सकता है, यानी गमन नहीं पाया जाता। इनके जो परजीवी सदस्य होते हैं उनमें गमन अनुपस्थित होता है, जैसे प्लाज्मोडियम है। लेकिन जिन सदस्यों में गमन पाया जाता है उस गमन के लिए भी इनमें अलग अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। गमन के लिए इनमें कूटपाद हो सकते हैं, गमन के लिए इनमें कशाभिकाएं पाई जा सकती हैं, या फिर गमन इनमें शीलिया के द्वारा या पक्षमाप के द्वारा हो सकता है। कूटपाद क्या होते हैं? अगर हम कूटपाद की बात करें तो अमीबा में आप जानते हो, अमीबा में जो गमन है वो कूटपाद के द्वारा होता है। कूटपाद एक कोशिका द्रव्यी प्रवर्ध होते हैं जो बाहर की तरफ निकलते हैं, जो किसी आधार से चिपक जाता है, फिर पीछे का जो कोशिका द्रव्य है वो आगे की तरफ धक्का देता है, जिससे ये कूटपाद वापस वहाँ से मिट जाएगा और ये अमीबा जो है वो थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, फिर वापस उसमें ऐसी प्रकार की संरचना निकलती है। तो ये कूटपाद के द्वारा इनमें गमन हो सकता है। कूटपाद का जो आकार है वो अलग अलग प्रकार का होता है, जिसके आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया जाता है। या इनमें कशाभिकाएं पाई जा सकती हैं, जैसे युग्लिना जो है जिसमें आप जानते हो कशाभिकाएं पाई जाती हैं। कशाभिका एक लंबी चाबुक की समान संरचना होती है जिसमें 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। तो कशाभिकाओं के द्वारा ये कशाभ जो है वो लहराते हैं और उसकी सहायता से ये गमन करते हैं। या फिर इनमें जो है वो सीलिया या पक्षमाप पाए जाते हैं, जैसे आप जानते हो पैरामीशियम में आपने देखा होगा, पैरामीशियम की संरचना से आप भली भांति परिचित हैं। उसकी पूरी बॉडी सरफेस पे छोटी छोटी ऐसी रोम समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको सीलिया या पक्षमाप कहते हैं। तो ये सीलिया या पक्षमाप के द्वारा भी इनमें गमन हो सकता है। तो गमनांग के रूप में कूटपाद, कशाप या पक्षमाप पाए जाते हैं और परजीवी सदस्यों में गमन अनुपस्थित होता है, अतः उनमें किसी प्रकार के गमनांग हैं वो नहीं पाए जाते। अगर हम इनमें पोषण की बात करें तो पोषण की दृष्टि से मैंने आपको बताया कि जो अधिकांश सदस्य हैं वो विषमपोषी हैं, हेट्रोट्रोपिक हैं, अर्थात भोजन के लिए इनको किसी दूसरे स्रोत पे किसी जंतु या पादप पे निर्भर रहना पड़ता है। अपवाद स्वरूप कुछ सदस्य जैसे युग्लिना है वो स्वपोषी हो सकते हैं। तो विषमपोषी पोषण के अंतर्गत ये पूर्ण यांत्रिक या होलोजोइक हो सकते हैं, यानी ये जंतुओं के समान भक्षण करके किसी दूसरी प्रोटोजोवन का या किसी सूक्ष्म जो डाइटम्स हैं उनको खाकर ये अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे अमीबा होता है। ये सेप्रोफाइट हो सकते हैं, यानी ये सड़े गले मृत जो पादपों के अपशिष्ट हैं उन पे अगर निर्भर रहते हैं तो वो सेप्रोफाइट हो सकते हैं। सेप्रोजोइक हो सकते हैं, यानी जंतुओं के जो अपशिष्ट हैं उन पे निर्भर रह के उनको गलाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो ये सेप्रोजोइक हो सकते हैं। परजीवी हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, किसी दूसरे जंतु पे निर्भर रह के उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, तो ये परजीवी के रूप में हो सकते हैं। सहभोजी के रूप में हो सकते हैं। सहभोजी का मतलब है कि जैसे कुछ जो सदस्य होते हैं वो किसी दूसरे जंतु के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं, यानी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और बल्कि दोनों का एक साथ रहने से दोनों को फायदा होता है। तो इस प्रकार का जो संबंध है वो सिम्बायोसिस कहलाता है। और कुछ सदस्य जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, मैंने आपको बताया कि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। स्वच्छ जलीय जो प्रोटोजोन हैं उनमें एक विशेष प्रकार की धानियाँ पाई जाती हैं जिसको संकुचनशील धानियाँ या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या काम करती हैं इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। स्वच्छ जलीय प्रोटोजोन, जैसे हम अमीबा की बात करें तो अमीबा एक स्वच्छ जल में यानी नदी, झरने या झील के प्राणी में पाया जाने वाला प्रोटोजोन है, सूक्ष्म जीव प्रोटोजोन है। इसमें एक समस्या होती है परागण नियमन की। इनकी जो कोशिका झिल्ली है वो जल के लिए पारगम्य होती है। तो जो स्वच्छ जल जो है उसकी जो परासरणीय सांद्रता है वो परासरणीय सांद्रता इसकी कोशिका के जीव द्रव्य की परासरणीय सांद्रता से कम होती है। इस कारण से परासरण के द्वारा जो जल है वो लगातार इस प्रोटोजोआ या इस अमीबा में प्रवेश करता रहता है। ऐसी स्थिति में अगर लगातार इसके शरीर में ये जल प्रवेश करता जाएगा तो हो सकता है भविष्य में जो है इसके कोशिका के फटने का डर रहता है। तो इस अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए या इससे निजात पाने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। तो जैसे इनमें पानी प्रवेश करता है वो पानी छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में इकट्ठा होता रहता है। ये जो बुलबुले हैं ये छोटे छोटे बुलबुले एक बड़े बुलबुले में बदल जाते हैं, यानी एक बड़ी धानी बन जाती है। उस प्रकार की जो धानी है वो एक संकुचनशील धानी या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहलाती है। कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन छोटे छोटे जल के बुलबुलों से मिलने के कारण ये आकार में बड़ी होती जाती है। फिर ये जो ये वैक्यूल है ये परिधि पे आके फट जाती है और सारा पानी जो है वो बाहर निकाल देती है। तो इस प्रकार से जो परासरण की जो समस्या है, जल के नियमन की जो समस्या है उसका जो समाधान है वो इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है।
तो स्वच्छ जलीय प्रोटोजोन में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं। बल्कि बाकी जो प्रोटोजोन एक संपराश्री माध्यम में रहते हैं, इसमें इस प्रकार की धानियाँ नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, इसमें पेशियों जैसी कोई संरचना इनमें नहीं पाई जाती हैं। हालांकि कुछ सदस्यों में कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रिल्स जो है वो पाए जाते हैं, कुछ संकुचनशील तंतु पाए जाते हैं जिसकी सहायता से इनमें संकुचन होता है। शरीर में जो कोशिका झिल्ली है उसके बाहर एक महीन आवरण पाया जाता है जिसको पेलिकल का आवरण कहते हैं। तो महीन पेलिकल का आवरण पाया जाता है। इसकी संगठन कैसे होता है इसकी बात हम जब इन प्रोटोजोन की विशेष संरचना की, जैसे अमीबा या यूग्लिना या पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इनकी बात करेंगे। कुछ सदस्य जो हैं वो बाह्य कंकाल स्रावित करते हैं। प्रोटोजोआ में भी जो कुछ प्राणी हैं जैसे रेडियोलेरियंस हैं या फोरामिनीफोरा के जो सदस्य हैं, उनमें एक कंकाल का निर्माण होता है। ये कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का हो सकता है, या ये सिलिका का हो सकता है, या इसमें कुछ और अन्य कार्बनिक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो कंकाल होता है वो उनका एक प्रकार से सेल होता है, यानी उनका एक हाउस होता है, और ये उसको लगातार समुद्र में छोड़ते रहते हैं, जिससे चट्टानों का निर्माण भी जो समुद्रों में हो जाता है। तो ये बाह्य कंकाल स्रावित करते हैं, जैसे फोरामिनीफेरा के जो सदस्य होते हैं, और या रेडियोलेरियंस जो प्रोटोजोन है, जो गोलाकार प्रोटोजोन होते हैं, ये भी कंकाल सिलिका का कंकाल स्रावित करते हैं। तो बाह्य कंकाल कुछ सदस्यों के द्वारा स्रावित किया जाता है। कुछ सदस्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु का निर्माण होता है या फिर पुट्टियों का निर्माण होता है। तो बीजाणु या पुट्टियां क्या होती हैं? बीजाणु इस प्रकार की प्रतिरोधी संरचनाएं होती हैं, कठोर संरचनाएं होती हैं, जिनके ऊपर एक कठोर आवरण होता है, जो विषम परिस्थितियों में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। इस बीजाणु के अंदर जो सूक्ष्म जो जीव है वो विद्यमान होता है। जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, इस बीजाणु से उस जीव का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की संरचनाएं जो है स्पोर या बीजाणु कहलाते हैं। स्पोरोजोआ के जो सदस्य होते हैं, जो स्पोर का निर्माण करते हैं, ये परजीवी सदस्य होते हैं। तो जैसे ही इन परजीवी को खतरा महसूस होता है, इनमें ये स्पोर का निर्माण हो जाता है। तो ये स्पोर जो है वो विषम परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। इसके अलावा इनमें पुट्टियों का निर्माण होता है। जैसे हम एंटमीबा हिस्टोलिटिका की जब हम उसके लाइफ साइकिल की चर्चा करेंगे, जो हमारी आंत्र का परजीवी है और अमीबिया पेचिस रोग उत्पन्न करता है, तो उसमें ये पुट्टियाँ बनती हैं। ये पुट्टियाँ भी कठोर आवरणयुक्त ऐसे संरचनाएं होती हैं, प्रतिरोधी आवरणयुक्त संरचनाएं होती हैं, जिसके अंदर वो सूक्ष्म जो जीव है वो रहता है। जैसे ही परिस्थितियाँ अच्छी आती हैं, इन पुट्टियों में विभाजन होता है, और जो छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं या जो अमीबा हैं वो वापस बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार की संरचनाएं सिस्ट या पुट्टियां कहलाती हैं। जो रोगी होता है, उस रोगी के जो मल होता है, उसका जो दस्त होता है, उसके साथ ये पुट्टियां निकलती हैं, और पुट्टियों के पहचान करके उसमें उस अमीबा परजीवी की उपस्थिति को पहचाना जाता है। तो इन सब की जो चर्चा है, पुट्टियां, स्पोर, जब हम इन पर्टिकुलर जो प्रोटोजोन है उसके लाइफ साइकिल की जब हम बात करेंगे, तो ये चीज़ें आपकी उस दौरान स्पष्ट हो जाएंगी। अगर हम इनमें जनन की बात करें, तो जो प्रोटोजोआ के सदस्य जो हैं उनमें दोनों प्रकार के जो जनन है वो देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन भी इनमें पाया जाता है, और लैंगिक जनन भी इनमें देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन जो आप जानते हैं कि जिसमें कोई एक ही जनक भाग लेता है, युग्मकों का निर्माण है वो इस दौरान नहीं होता, ना निषेचन होता है। तो अलैंगिक जनन जो है वो इनमें द्विविभाजन के द्वारा हो सकता है। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, उनमें द्विविभाजन पाया जाता है। जैसे यूग्लिना की बात करें तो अनुदैर्घ्य द्विविभाजन होता है। पहले केंद्रक का विभाजन होगा जिससे दो केंद्रक बन जाएंगे, फिर एक अनुदैर्घ्य जो जीवद्रव्य विभाजन की ये पट्टिका बनती है, और दो यूग्लिना है वो बन जाते हैं। उसी प्रकार से पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है। पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है। पहले केंद्र के विभाजनों के फलस्वरूप दो केंद्रक बन जाएंगे, फिर एक अनुप्रस्थ पट्टिका के द्वारा दो पैरामीशियम जो है वो बन जाते हैं। तो अनुप्रस्थ द्विविभाजन हो सकता है, या फिर अनुदैर्घ्य हो सकता है, या अगर अमीबा की बात करें तो उसमें कोई निश्चित तल नहीं होता है, तो वो अनियमित विभाजन भी हो सकता है। बहुविभाजन भी देखने को मिलता है। जब हम प्लाज्मोडियम की बात करेंगे, तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में आप देखोगे कि एक ही जो प्लाज्मोडियम जो है उसमें बहुविभाजन यानी बहुत सारे डिवीजन होंगे, और बहुत सारे जो प्लाज्मोडियम है वो बन जाते हैं। तो बहुविभाजन यानी जब एक ही जीव से अनेक नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, तो वो बहुविभाजन कहलाता है। यानी इसमें क्या होगा, जो प्लाज्मोडियम जो है उसमें केंद्रक पहले लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, फिर उनके चारों ओर जीवद्रव्य और एक कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाएगा। फलस्वरूप अनेक प्लाज्मोडियम बन जाएंगे, और ये प्लाज्मोडियम जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार का विभाजन जो है वो बहुविभाजन यानी मल्टीपल फिशन कहलाता है।
जबकि बाइनरी फिशन या द्विविभाजन के दौरान किसी एक जीव से दो जीवों की या दो संततियों की उत्पत्ति होती है। लैंगिक जनन की बात करें तो इनमें सिंगेमी होती है। सिंगेमी का मतलब है कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी जैसे प्लाज्मोडियम में आप पढ़ोगे उनमें सिंगेमी होती है या संगलन जिसको कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के दौरान युग्मकों का निर्माण होता है और ये नर युग्मक और मादा युग्मक में निषेचन के फलस्वरूप जायगोट बनता है, जिससे जो नया प्लाज्मोडियम है वो बनता है। तो ये सिंगेमी कहलाती है, यानी इसमें युग्मकों के मध्य निषेचन होता है या फिर संयुग्मन या कॉन्जुगेशन इनमें पाया जाता है। संयुग्मन जब हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम में संयुग्मन के द्वारा जनन होता है। तो संयुग्मन के दौरान मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि दो जो पैरामीशियम हैं वो दो पैरामीशियम आपस में संपर्क में आते हैं और इनके मध्य जो दो पैरामीशियम जो हैं वो आपस में संपर्क में आते हैं और इनके मध्य जो केंद्र के पदार्थ हैं उनका आदान प्रदान हो जाता है। तो इस प्रकार की जो संयुग्मन है इसमें एक संयुग्मन नलिका बनती है और केंद्र के पदार्थ जो है इसका अगुणित केंद्रक इस पैरामीशियम में चला जाएगा, इसका अगुणित केंद्रक इस पैरामीशियम में चला जाता है। और इस प्रकार की जो जनन की विधि है वो संयुग्मन या कॉन्जुगेशन कहलाती है। इसकी विस्तार से चर्चा हम जब पैरामीशियम में जनन पढ़ेंगे उस दौरान मैं आपके साथ करूँगा। तो जनन जो है वो अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधि द्वारा हो सकता है। अलैंगिक जनन के अंतर्गत द्विविभाजन या बहुविभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मकों के मध्य निषेचन यानी सिंगेमी या फिर कॉन्जुगेशन या संयुग्मन के रूप में हो सकता है। तो ये प्रोटोजोआ जो फाइलम है ये काफ़ी विशाल और विविधता इस फाइलम में देखने को मिलती है। इसके जो सदस्य हैं उनमें उद्विकास संबंध जो है वो समानता है वो बहुत कम देखने को मिलती है, यानी अलग अलग जो पूर्वज हैं उनसे उत्पन्न हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इनको प्रथम प्राणी या फर्स्ट एनिमल कहा जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं इनके वर्गीकरण की और वर्गीकरण के जो प्रमुख आधार हैं उनकी बात करेंगे और फिर अलग अलग जो क्लासेज हैं उनके विभेदात्मक लक्षणों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।